Hey guys, welcome back to your own academy A to Z Chemistry। तो guys वेलकम है आज आपका इस क्लास में जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है सॉल्यूशन स्टेट की। आज की क्लास भी +1 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, +2 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। ये जो आज जो कंसेप्ट जो करवाने जा रही हूँ ये क्लास 11th में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है। तो क्लास 11th वाले बच्चे देखेंगे उनको भी उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये +2 के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है और 11th में आता हुआ तभी 12th में आएगा। और बीएससी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सीयूईटी के एग्जाम में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री है तो भाई हर जगह इम्पोर्टेंट है। और हमारे जीरो से हीरो वाली केमिस्ट्री में, जीरो टू हीरो वाली केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ, सॉल्यूशन स्टेट का नया टॉपिक जिसका नाम है हेनरीज लॉ। तो कंसेंट्रेशन टर्म तक हमारा हो गया था। अब जो स्टार्ट करने जा रही हूं टॉपिक वो है गैस इन लिक्विड का केस। गैस इन लिक्विड का क्या केस है, इसका मतलब क्या है गैस इन लिक्विड का? गैस इन लिक्विड, सोल्यूट इन सोलवेंट, मतलब बी इन ए। कहने का मतलब ये क्या है? सोल्यूट। ये क्या है आपका? सोलवेंट। ठीक है, जिसको घोलते हो वो क्या कहलाता है? सोल्यूट। जिसमें घोलते हो वो क्या कहलाता है? सोलवेंट। मतलब गैस तो होगी कम मात्रा में प्रेजेंट और लिक्विड होगा हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट। तो हम क्या कर रहे हैं? गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करवा रहे हैं और अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो कहेंगे क्या इसके अंदर? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, घुल रही है, डिसॉल्व इन लिक्विड के अंदर क्या बना रहा है? टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बन रहा है कि कितनी गैस घुल रही है लिक्विड के अंदर और बना क्या रहा है? एक सॉल्यूशन बना रहा है। इस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर कैसा होना चाहिए? अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप और हम गैस की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना गैस का नेचर कैसा होना चाहिए, कभी आपने सुना है कहते हैं कि इंसानों का नेचर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होना चाहिए? कहते नहीं है कि ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ घुल मिल जाए, जो सबके साथ अच्छे से बात करे, सबके साथ मिक्सअप हो जाए। यही चीज गैस के लिए है। कहने का मतलब जो गैस आसानी से घुल जाती है, किसके अंदर घुल जाएगी? लिक्विड के अंदर। गैस लिक्विड के अंदर घुलना चाहती है ना, जो गैस आसानी से लिक्विड के अंदर घुल जाती है वो गैस का नेचर अच्छा है। इंसानों में भी तो यही होता है। जो इंसान सबके साथ मिक्सअप हो जाता है, सबके साथ प्यार से बात करता है, वो इंसान अच्छा है। दूसरे के बारे में क्या कहते हैं? ये तो ऐसे ही आकड़ सड़ा, कहते हैं ना कि बहुत एटीट्यूड वाला है, बहुत अकड़ू है, यानी कि वो अच्छे से घुल नहीं रहा, अच्छे से मिक्सअप नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही गैस के लिए है। जो गैस आसानी से घुल जाती है वो पानी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाती है और ऐसी गैस अच्छी कहलाई जाती है। यानी कि नेचर कैसा होना चाहिए? लिक्विफेबल। लिक्विफेबल का मतलब जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाए। जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी वो गैस अच्छी होगी, वो गैस इसके अंदर हम हिस्सा लेंगे। सेकेंड फैक्टर आपके पास क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा? वैसे जो ये वाला फैक्टर है ना, ये क्लास 11th का एक चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम, वहां से कनेक्टेड है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक देते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में उसकी सोल्यूबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो इस पे अभी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, सिर्फ ऐसे ही करना आप अभी के लिए, सिर्फ इतना ही करना। टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, मेन जो है वो है थर्ड फैक्टर हमारा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मेन जो है वो थर्ड फैक्टर है और थर्ड फैक्टर से ही आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। कहां से निकला ये टॉपिक? जरूरत क्यों पड़ी इस टॉपिक की? तो थर्ड फैक्टर है मेरे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ये लो जी, इस कंटेनर को, इस बर्तन को आपने ऊपर से ढक दिया किसी वेट से, W1 से। मैंने कहा 100 ग्राम का आपने कोई वेट रख दिया जी। इसके अंदर लिक्विड भी है और इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया? इस वेट के ऊपर एक और वेट रख दिया और इस ढक्कन को
दबा दिया, दब गया। ऑब्वियस सी बात है, जब उसके ऊपर और भारी वेट रखा गया तो वो दब गया। पहले इतना सारा एरिया था घूमने के लिए, अब गैस के पार्टिकल्स के पास सिर्फ इतनी सी ही जगह है कि वो घूमेंगे भी और लिक्विड के साथ काम भी कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब, पहले तो 100 बच्चे बैठे हैं एक पूरे होल कमरे के अंदर, बाद में बिठा दिया ठुचुक छोटे से कमरे के अंदर। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट आपस में बात करने के अलावा, आपस में बॉन्ड बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, किसी और वे में मत ले जाना, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब, बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये किससे निकला? प्रेशर बढ़ा। देखो वेट बढ़ाया ना आपने क्या किया? वेट बढ़ाया। वेट बढ़ाने के साथ से क्या हुआ? वेट जैसे ही बढ़ा प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ा तो गैस पार्टिकल्स के पास ऑप्शन नहीं है, गैस के पार्टिकल्स सोल्यूबल हो गए, घुलने लग गए, मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या निकल के आती है? मास ऑफ गैस पार्टिकल्स के मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर सोल्यूबिलिटी, कि जितना ज्यादा आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी टू देयर प्रेशर, आप यहां पे कर देना प्रेशर, कि मास ऑफ गैस पार्टिकल्स टू बी डिसॉल्व्ड, कि कितने पार्टिकल्स गैस के डिसॉल्व हो जाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर। कितने पार्टिकल्स गैस के घुल रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है आप कितना प्रेशर लगा रहे हो। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा वो उसके अंदर घुल जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? जब भी आप इस स्टेटमेंट को लिखोगे आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बिना इस डायग्राम के आप स्टेटमेंट लिखोगे तो वो आधी अधूरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है जी, इसी स्टेटमेंट के साथ ये रिलेशनशिप भी कर देना। फिर उसके बाद फटाफट से ये उतार लो। फिर उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। हेनरी, ये सारा कुछ किसने कहा था? हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको कहा था, जो कहलाता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के हिसाब से हेनरीज लॉ ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन एक कंक्लूजन निकाला। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन था? द पार्शियल प्रेशर कौन सा होता है? अब आप कहोगे मैडम प्रेशर तो सुना था, पार्शियल प्रेशर कौन सा है? इनिशियल वे में जो लगाया जाता है ना प्रेशर, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, कहता है गैस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मतलब उसी के, देयर कौन है यहाँ पे? गैस खुद ही है, उसी के मोल फ्रैक्शन के, उसी के मोल फ्रैक्शन के इक्वल जा रहा है। एक सेकेंड, तो ये क्या कहना चाहता है? कहता है जितना आप प्रेशर लगा रहे हो ना, ये प्रेशर जो है, जितना प्रेशर लगा रहे हो ये प्रेशर जो है वो बिल्कुल सेम है। जितना मोल फ्रैक्शन जाएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, मतलब गैस के ही मोल फ्रैक्शन के बराबर है। अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यहां से क्या आ जाएगा? KH Xib। ये KH क्या है? ये कहलाता है हेनरी लॉ का कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ का कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब यहां से थोड़ा सा और खोल दें। प्रेशर इज इक्वल्स टू KH, हेनरी लॉ का Xib को खोलो, NB बाय में Na प्लस NB। आपको ये बात पता है B जो है वो A से छोटा होता है, तो NB भी बहुत ज्यादा छोटा होता है N ऑफ A से, इसीलिए आप इस NB को, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू KH Xib का फॉर्मूला आप खोल दो, NB बाय में Na प्लस NB। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी वेरी वेरी लेस देन होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वेरी वेरी लेस देन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एन बी इज़ निगलेक्टेड हेयर, एन बी को आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो KH NB बाय में NA।
अब इस NB को आप इस NB को निगलेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ इसको निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में है। तो NB को आप खोल सकते हैं मास ऑफ B बाय में मोलर मास ऑफ B, और इसको भी खोल सकते हैं मास ऑफ A बाय में मोलर मास ऑफ A से। तो ये हो जाएगा आपका हेनरी लॉ के अंदर। हेनरी लॉ में ये न्यूमेरिकल निकालने में हेल्पफुल होगा। और अगर आप बात करें ग्राफ की, तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का जो ग्राफ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या जाता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब इसकी आ जाती है क्या? लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। एक टॉपिक बनता है लिमिटेशन का, एक टॉपिक बनेगा क्या? एप्लीकेशन का। देखते हैं एक बार। हाँ जी, लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या क्या आ जाएगा? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कमियाँ। अरे सही लिखा है या गलत लिखा है मुझे नहीं पता, बस एक्सेप्ट कर लिया करो। ठीक है, लिमिटेशन, कमियाँ जैसे भी लिखा है मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है। सबसे पहली लिमिटेशन कहता है हेनरी लॉ जो है ना, इट एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली आइडियल गैस। कहता है सारी गैसेस आइडियल होनी चाहिए तभी हेनरी लॉ लग सकता है। ये तो इसकी कमी आ गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में भाई साहब जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस, सारी की सारी गैसेस आर रियल। हमारे पास, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस हैं, सारी गैसेस क्या हैं? सारी गैसेस रियल हैं। अब क्या करें? रियल को आइडियल बनाना पड़ता है। कैसे? बाय LP एंड HT की कंडीशन पे। एक बात बताती हूँ, यहाँ से एक बात याद आ गई। LP और HT पे मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी। मैं HP कर देती थी, LT कर देती थी, मतलब उल्टा कर देती थी। तो मैंने सोचा कैसे याद रखूँ। P से तो मेरा नाम है पूनम, मैं सोचती थी मेरे फ्यूचर हस्बैंड का नाम कहीं L से शुरू ना हो। ठीक है, तो मैं ना ऐसे ही बैठे बैठे जोड़ लेती थी। इस एज में बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल ज़्यादा आते हैं ना। तो LP और HT, LP मतलब अपना नाम किसी L नाम के बंदे के साथ जोड़ लिया तो मुझे याद रह गया हमेशा के लिए। मैं ये बात भूलती नहीं हूँ और हमेशा इसलिए मुझे याद रहता है। LP एंड HT की कंडीशन पे ये इसको क्या करता है? सेटिस्फाई। सेकेंड लिमिटेशन कहता है गैसेस शुड नॉट बी केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्ट विद लिक्विड, सॉरी नॉट ईच अदर। कहता है जो गैस जब लिक्विड के अंदर घुलेगी ना, तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर नहीं जानी चाहिए, केमिकल रिएक्शन ना दे। बट हुआ क्या? देखें, एग्जाम्पल देखा तो पाया गया, अमोनिया नाम की मैंने एक गैस ली। अमोनिया को जब पानी के अंदर डाला तो ये क्या होती हुई नजर आई? अमोनिया प्लस वाटर। ये अमोनिया प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है। तो इसने तो कहा था केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, पर हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन तो यहाँ पे काम कर रही है। इसका मतलब ये इसकी क्या बन गई? लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या कहता है? गैस शुड नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोशिएटेड। गैस ना ही एसोशिएट करनी चाहिए ना ही डिसोशिएट। एसोशिएट का मतलब तुम समझते होगे। एसोशिएट का मतलब हो जाना, मिल जाना, जुड़ के कुछ नया बनाना। डिसोशिएट का मतलब अलग अलग हो जाना। तो गैस ना ही एसोशिएट करनी चाहिए ना ही डिसोशिएट। ये क्या हो रहा है? ये नया बन रहा है ना, एसोशिएट होके ही तो नया बन रहा है। यही एग्जाम्पल इसमें भी काम आ जाएगा। और इसी को अगर दोबारा गर्म करेंगे ना तो ये टूट भी जाएगा। अमोनिया प्लस वाटर, ये टूट भी गया। यही एग्जाम्पल सेकंड में भी, यही एग्जाम्पल थर्ड में भी। गैसेस ना ही एसोशिएट होनी चाहिए ना ही डिसोशिएट होनी चाहिए। बट हो क्या रहा था? गैसेस एसोशिएट भी कर रही थी, डिसोशिएट भी हो रही थी। देयरफॉर ये तीन लिमिटेशन इसकी बनी और हेनरी लॉ की ये तीन कमियां पाई गई। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स या अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर डाल दिया करो। जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और उससे भी प्यारे लगते हैं जो बच्चा लाइक करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास क्या? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? इसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है? डेली लाइफ यूज़। एप्लीकेशन का मतलब है डेली लाइफ यूज़। किसका? हेनरी लॉ का। आपको याद है कल मैंने एक शॉर्ट डाला था अपने चैनल के अंदर, एक शॉर्ट डाला था। उसमें मैंने डाला था वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से फिस की आवाज़ आती है ना।
तो डेली लाइफ के यूज़ में पहला है इन एरोटेड ड्रिंक्स। एरोटेड ड्रिंक होती है जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है, मतलब जैसे सोडा बोतल या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, इतनी गंदी बन गई हट बड़ी गंदी बनी, ये तो कोई किडनी बन गई, ठीक है, ये भी अच्छी नहीं है पर ठीक है काम चला लेंगे, ये ढक्कन लगाया था मैंने। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को एकदम से खोलते हैं, ये ढक्कन हटाते हैं, ये ढक्कन हट गया, एकदम से ऐसे आवाज़ आती है ना बेटा, वो क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर एक गैस भरी हुई होती है जिस गैस का नाम है CO2। अब आप कहोगे मैडम क्यों भरी CO2? CO2 तो अच्छी नहीं होती, CO2 तो हम रिलीज़ करते हैं, क्योंकि CO2 गैस का जो नेचर है वो मोर लिक्विफेबल होता है। इसके नेचर के हिसाब से इसके अंडर प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस की फिलिंग की जाती है। CO2 की सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर ज़्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ी, यही तो कहता है कौन? हेनरीज लॉ। सेकंड डेली लाइफ एप्लीकेशन, डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स क्या होते हैं? ये डीप सी डाइवर समुंदर में जाने वाले गोताखोर। कभी यूट्यूब पे, किसी टीवी पे, या कभी भी किसी से, या खुद ने भी कभी एक्सपीरियंस करी है क्या? स्कूबा डाइविंग मैंने करी है, फिर कभी बताऊंगी आराम से, लंबी स्टोरी है, बड़ा डर लगा था तो स्कूबा डाइविंग एक क्या होते हैं? स्कूबा डाइवर्स होते हैं, समुंदर में ले जाने वाले गोताखोर। वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो कि जो समुंदर में जाते हैं वो पीछे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जाते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करके जाते हैं तो उन ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, शॉर्ट पॉइंट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। उन ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। खाली ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होगा तो सांस लेने में बहुत तेज़ आ रही है, वो ऑक्सीजन बहुत तेज़ आ रही है, तो बहुत तेज़ प्रेशर के साथ आ रही है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसी प्रेशर को कम करने के लिए इसमें एक गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई होता है, हाई गैस का प्रेशर होता है, और इसीलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरी जाती है। और उसी को कम करने के लिए, पेनफुल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, सांस लेने में आसानी करने के लिए उसके साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम। हीलियम हल्की होती है। थर्ड एप्लीकेशन, इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। बस ये लास्ट एप्लीकेशन है, इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। अब ये लंग्स में कैसे? अभी बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गई, हमारी बॉडी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिली और क्या बना दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये हमारी पूरी वेन्स के अंदर, हमारी पूरी ब्लड के अंदर सप्लाई होता है। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है तो इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। इसी हाई प्रेशर की वजह से ये इतनी तेज़ गति से हमारी वेन्स के अंदर स्प्रेड हो जाती है और पूरे शरीर को ब्लड का फ्लो करवाती है, क्योंकि प्रेशर अच्छा खासा ही चाहिए। अगर प्रेशर कम हुआ तो किसी ना किसी एक वेन के अंदर जाके हमारा ब्लड रुक जाएगा, है ना? ऐसा तो हम चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ कहता है कि जितना अच्छा प्रेशर उतनी तेज सप्लाई, जितनी तेज सप्लाई उतना ही अच्छे फ्लो के साथ पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा और जो फंक्शनिंग ऑफ लंग्स में हेल्पफुल होता है। तो ये हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, बुक के अंदर से आप रीड कर लेना और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। मैंने आपको पहले भी कहा, जो बच्चे कमेंट करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जो लाइक करते हैं वो तो सबसे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ अपने लेक्चर को आज ख़त्म करेंगे और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। हेनरी लॉ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।